बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने कंप्यूटर्स में जो डाटा है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए जो है हमने टेक्स्ट कोड सिस्टम्स देखे थे, उसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स देखी थी, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कोड था, एस्की कोड था, एक्सटेंडेड एस्की कोड सिस्टम था और यूनिकोड सिस्टम था। एब्स्ट्रैक्ट में हमने देखा था कि ये जो है इसमें अर्ली जो इससे पहले जो कोड सिस्टम्स यूज़ किए जाते थे वो आईबीएम डिफाइंड कोड सिस्टम थे, जिन्हें बाइनरी कोडेड डेसिमल कहा जाता था। और उसमें जो है हर करैक्टर या फिर जो भी नंबर या जो भी आपके पास सिंबल होता था वो 6 बिट कोड होता था उसके लिए। तो उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट कोड्स आए, जिसमें 8 बिट्स कोड यूज़ किया गया, जो 8 बिट्स कोड यूज़ करते थे, और इसमें जो है अप्रॉक्सीमेटली 256 सिंबल्स जो हैं वो डिफाइन करवाए जा सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट कोड के थ्रू। तो इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट कोड्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं फॉर मिड रेंज या फिर मेन फ्रेम सिस्टम्स के लिए, लेकिन इनका जो है रेयरली यूज़ हो रहा है पर्सनल कंप्यूटर्स में, जो हम आमतौर पर पीसीज यूज़ करते हैं, उनमें इनका यूज़ जो है काफ़ी कम है। इसके अलावा हमने एस्की कोड देखा था, जो हम पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं एस्की कोड्स। ये भी 8 बिट्स होते हैं, 1 बाइट इसमें जो है होता है, 1 बाइट पर कंसिस्ट होते हैं, और हर करैक्टर या सिंबल्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए ये जो है 1 बाइट डाटा लेते हैं। इसी तरह से इसमें जो है 0 टू 127 वैल्यूज़ आ जाती हैं सिंपल एस्की में, और जो 128 टू 255 वैल्यूज़ आएँगी करैक्टर वैल्यूज़, वो एक्सटेंडेड एस्की में आ जाती हैं। और उसमें जो फर्स्ट 40 सिंबल्स होंगे वो जो है प्रोनाउंसिएशन या फिर स्पेशल पंक्चुएशंस सिंबल्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करवाएंगे, और जो रिमेनिंग होंगे होंगे वो ग्राफिक सिंबल्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करवाएंगे। इसके अलावा यूनिकोड हमने देखा था, जो कि 32 बिट्स प्रोवाइड करता है टू रिप्रेजेंट ईच लेटर, नंबर और सिंबल। उसमें हमने देखा था कि इन 4 बाइट्स के थ्रू जो है 4 बिलियन डिफरेंट कैरेक्टर्स या फिर सिंबल्स जो है वो रिप्रेजेंट करवाए जा सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि चाइनीज़ है, कोरियन है या जापानीज़ कैरेक्टर सेट हैं, उनको जो है उनसे रिलेटेड जो सिंबल्स हैं उनको भी यूनिकोड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो यूनिकोड्स हैं वो कंपैटिबल हैं विद एस्की कोड्स, क्योंकि जो एस्की कोड्स के 256 कोड्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं यूनिकोड के 256 कोड्स से। तो इसलिए जो है ये दोनों आइडेंटिकल्स होते हैं। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर्स जो हैं वो किस तरह से डाटा प्रोसेस करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर्स को प्रोसेसिंग के लिए जो है दो तरह की चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सेकंड जो है वो मेमोरी। जितने भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं वो ये दोनों चीज़ें हैंडल करती हैं, और ये दोनों जो है वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। तो सीपीयू के बारे में हम काफ़ी दफ़ा इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीयू जो है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके अलावा इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस को या फिर इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, और जितने भी कंप्यूटर्स की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको प्रोसेस करता है और कन्वर्ट करता है उनको इंफॉर्मेशन में। इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन करवाना, इनको प्रोसेस करवाना, ये तमाम काम जो है हम सीपीयू से करते हैं। अब फर्दर हमने डिस्कस किया था कि सीपीयू में जो हैं वो 2 यूनिट्स आ जाते हैं, जो कि आम तौर पर जितने भी सिस्टम्स हैं उनमें जो सीपीयूज़ होते हैं ये 2 यूनिट्स जो है वो इन सीपीयूज़ में होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो कंट्रोल यूनिट है, और सेकंड वन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम है कि जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में 2 सेक्शंस फर्दर आ जाते हैं। एक अरिथमेटिक सेक्शन जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है, और सेकंड आ जाता है लॉजिक सेक्शन जो कि लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाता है। तो इन दोनों का काम, इन डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेशंस आते हैं सीपीयू के पास, उनको हैंडल करना है, उनको प्रोसेस करवाना है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे तो वो अरिथमेटिक सेक्शन में जाएगा, लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे तो वो लॉजिक सेक्शन में जाएगा। इसके अलावा हमने मशीन साइकिल डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि हर टाइम जो है सीपीयू कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस जो हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनकी एग्जीक्यूशन करवा रहा होता है। अब उनकी एग्जीक्यूशन जो हो रही होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के पास,
सीपीयू के पास, वो जो है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूशन करवा रही होती हैं, रन हो रही होती हैं। तो इन एग्जीक्यूशन ऑफ इन स्टेप्स को या सीरीज ऑफ स्टेप्स को हमने मशीन साइकिल का नाम दिया था कि ये जो है मशीन का एक साइकिल है जिसके अराउंड जो है ये वर्किंग करता है सीपीयू। अब इस साइकिल को जो है फर्दर हमने टू स्मॉलर साइकिल्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन था इंस्ट्रक्शन साइकिल, जिसमें हमने फेचिंग एंड डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, और सेकंड था एग्जीक्यूशन साइकिल, जिसमें एग्जीक्यूटिंग एंड स्टोरिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं मेमोरी में पड़ी होती हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कंट्रोल यूनिट उनको फेच करता है, रिट्रीव करता है, और फिर जो है सेकंड स्टेप आता है इनको डिकोड करना। डिकोड किस तरह से करता है सीपीयू? उनको जो है स्मॉलर इंस्ट्रक्शन सेट्स उनके बना लेता है ताकि सीपीयू जो है रेडी हो जाए एग्जीक्यूशन के लिए। फिर जो है जैसे ही सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होता है, वो एग्जीक्यूशन साइकिल परफॉर्म करता है। एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होगा, इन इंस्ट्रक्शन सेट्स को जो है माइक्रो कोड्स में कन्वर्ट करके उनकी एग्जीक्यूटिंग करवाना कमांड्स की। जैसे ही कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं, उनके कुछ रिजल्ट्स आते हैं, तो फिर जो है वो सेकंड स्टेप में आ जाता है एग्जीक्यूशन साइकिल के स्टोरिंग में, जिसमें जो भी रिजल्ट्स आए होते हैं उनको उन इंस्ट्रक्शंस के रिजल्ट्स को स्टोर करवाना होता है इन मेमोरी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। नेक्स्ट जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड, वो है फैक्टर अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड। कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोसेसिंग की स्पीड में, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें 5 डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 5 डिफरेंट फैक्टर्स होंगे जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड जो है या फिर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं। फर्स्ट वन होगा रजिस्टर्स, जिसमें हम रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर्स जो हैं वो किस तरह से जो है वो अफेक्ट करते हैं प्रोसेसिंग स्पीड को। इसी तरह से मेमोरी एंड कंप्यूटिंग पावर होगी कि मेमोरी किस तरह से कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज़ करती है, उसकी प्रोसेसिंग को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर्स इंटरनल क्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर जो है डाटा बस होगा, जिसमें डिफरेंट बसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डाटा बस हो गया, एड्रेस बस हो गया। और फिफ्थ वन हमारे पास कैशे मेमोरी होगा कि कैशे मेमोरी किस तरह से जो है वो अफेक्ट करती है प्रोसेसिंग स्पीड में। हम किस तरह से कैशे मेमोरीज के थ्रू जो प्रोसेसिंग पावर है उसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि कंप्यूटर्स जो है जितने भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे वो विद फास्टर स्पीड जो है वो उनकी प्रोसेसिंग करवा सके। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर हम स्टडी करते हैं, रजिस्टर्स आ जाते हैं। द सीपीयू contains a number of small memory areas called registers, which stores data and instructions while the CPU process them. तो CPU के पास जो है एक स्मॉल मेमोरी एरियाज होते हैं जिन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी डाटा होता है तब तक उनको स्टोर करे रखते हैं जब तक CPU जो है उनको प्रोसेस कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है द साइज ऑफ द रजिस्टर, आल्सो कॉल्ड वर्ड साइज। जो रजिस्टर का साइज होता है उसे हम वर्ड साइज भी कहते हैं। determines the amount of data with which the computer can work at one time। तो ये साइज ऑफ रजिस्टर पे डिपेंड करेगा कि जो भी रजिस्टर का साइज होगा उतनी अमाउंट ऑफ डाटा जो है कंप्यूटर उस पर काम कर सकेगा। तो अगर तो रजिस्टर का साइज या फिर जिसे हम वर्ड साइज भी कहते हैं वो ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा पर जो है वो वर्कआउट कर सकेगा। अगर कम होगा तो वो कम पर कर सकेगा। द बिगर द वर्ड साइज द मोर क्विकली कंप्यूटर कैन प्रोसेस अ सेट ऑफ डाटा। अगर जो है रजिस्टर का साइज़ ज़्यादा होगा या फिर वर्ड साइज़ जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा होगा, तो मोर क्विकली जो है कंप्यूटर उस डाटा को या सेट ऑफ डाटा को प्रोसेस कर सकेगा। टुडे मोस्ट पीसीज हैव 32 बिट रजिस्टर्स, मीन द सीपीयू कैन प्रोसेस 4 बाइट्स ऑफ डाटा एट वन टाइम। तो आजकल जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उसमें 32 बिट्स रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं। जिसका मतलब है कि जो सीपीयू है वो 4 बाइट्स ऑफ डाटा जो है एट अ टाइम उनको प्रोसेस करवा सकता है। रजिस्टर्स साइज आर रैपिडली ग्रोइंग टू 64 बिट्स। अब जो है नेक्स्ट उसका साइज जो है रजिस्टर्स का 64 बिट्स तक जो है वो एक्सटेंड हो गया है। 32 बिट प्रोसेसर्स और 64 बिट प्रोसेसर्स refers
टू द साइज ऑफ द रजिस्टर इन द प्रोसेसर। तो ये दोनों जो 32 बिट हों या फिर 64 प्रोसेसर जो होता है, ये दोनों रजिस्टर्स के साइज को जो है वो रेफर कर रहे होते हैं। अगर 32 बिट प्रोसेसर होगा, इट्स मीन्स कि वो 4 बाइट्स डाटा जो है वो एट वन टाइम उसको प्रोसेस करवा सकेगा सीपीयू। इसी तरह से अगर 64 बिट होगा तो वो 64 बिट डाटा जो है वो प्रोसेस करवा सकेगा हमारा कंप्यूटर। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर आ जाता है मेमोरी एंड कंप्यूटिंग पावर। द अमाउंट ऑफ रैम इन अ पीसी हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिस्टम स्पीड। तो जो रैम की अमाउंट होती है वो हमारे जो पीसीज होते हैं उस पर डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं उसकी हमारे सिस्टम की स्पीड पर। अगर हमारी रैम जो है वो कम साइज़ की होगी तो उसमें जो है उसकी कंप्यूटिंग पावर कम होगी। जितनी ज़्यादा हम रैम यूज़ करेंगे सिस्टम में, उतनी ज़्यादा उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएँगी। द मोर रैम अ पीसी हैज़, द मोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कैन बी हेल्ड इन मेमोरी, व्हिच इज़ फास्टर देन स्टोरेज ऑन अ डिस्क। तो जितना भी हम साइज़ इसका इंक्रीज़ करते जाएँगे रैम का, उस लिहाज से पीसी जो है हमारा एफिशिएंटली वर्क करेगा और ज़्यादा प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस या फिर डाटा को जो है वो उनको प्रोसेस कर सकेगा या फिर उसमें जो है मेमोरी हम ज़्यादा जो है वो स्टोर करवा सकेंगे। If a PC does not have enough memory to run a program, it must move data between RAM and the hard disk frequently. अगर पीसी के पास इतनी मेमोरी नहीं है कि वो जो है कंप्लीट प्रोग्राम को रन कर सके, तो वो जो है रैम से हार्ड डिस्क में डाटा को फ्रीक्वेंटली मूव करवा देता है। जितना जितने डाटा की एट अ टाइम उसे ज़रूरत होती है उतना डाटा पास रख लेता है और बाकी डाटा जो है वो हार्ड डिस्क पर फ्रीक्वेंटली मूव करवा देता है। फिर जो है वो जो डाटा रैम के पास होता है उसे वो रन करवाता है और फिर नेक्स्ट जो डाटा की उसे ज़रूरत होती है अ, उसे उठाता है हार्ड डिस्क से और उसको जो है उसको कंप्यूट करवा देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग, कैन ग्रेटली स्लो अ पीसीज परफॉर्मेंस। तो इस प्रोसेस को स्वैपिंग भी कहते हैं, जो कि पीसी की परफॉर्मेंस को जो है वो स्लो कर देती है, क्योंकि अगर हमारे पास रैम जो है वो स्लो है हमारे पास, या जो मेमोरी है वो पीसी के पास स्लो है, तो जो रिमेन एट अ टाइम जो है कंप्लीट प्रोग्राम तो वो रन नहीं करवा सकती, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ज़्यादा होंगी। तो जितनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं, उतनी वो स्टोर करवाएगा और बाकी जो है वो स्वैप आउट कर देगा हार्ड डिस्क पर। इसी तरह से जो बाकी उसको रिक्वायर्ड होंगी, जैसे ही उन इंस्ट्रक्शंस को वो रन करवाएगा, वो फिर उठाएगा हार्ड डिस्क से और अपनी नीड के मुताबिक जो है वो उनको रैम में स्टोर करवा लेगा और फिर उस पर नेक्स्ट फर्दर इसी तरह से वर्किंग होगी। तो इस तरह से मेमोरी जो है वो कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज़ कर सकती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो 4 जीबी की रैम है, उसकी स्पीड स्लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू 8 जीबीज़ रैम, क्योंकि 8 जीबीज़ जो है वो ज़्यादा फास्टली वर्क करती है, उसकी कंप्यूटेशनल पावर जो है वो ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर्स इंटरनल क्लॉक। द कंप्यूटर सिस्टम क्लॉक सेट्स द पेस फॉर द सीपीयू बाय यूजिंग अ वाइब्रेटिंग क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो सीपीयू के पास भी एक सिस्टम क्लॉक होता कंप्यूटर का भी एक सिस्टम क्लॉक होता है, जो कि सीपीयू की पावर को जो है वो इंक्रीज़ करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। A single tick of the clock is the time required to turn a transistor off and back on. This is called clock cycle. तो जो एक क्लॉक साइकिल होता है उसमें जो सिंगल टिक होती है, उसमें वो टाइम होता है जो ट्रांजिस्टर को ऑफ या ऑन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक सिंगल टिक जो होगी वो या तो ऑफ के लिए होगी या ऑन के लिए होगी। तो इस प्रोसेस को या फिर इस साइकिल को हम क्लॉक साइकिल कहते हैं। क्लॉक साइकिल आर मेजर्ड इन हर्ट्ज, अ मेजर ऑफ साइकिल पर सेकंड। इसी तरह से मेगाहर्ट्ज जो होगा, मेगाहर्ट्ज मीन्स मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, गीगाहर्ट्ज मीन्स बिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। If a computer has a clock speed of 300 megahertz, then its system clock ticks 300 million times every second. तो अगर जो है कंप्यूटर के पास जो क्लॉक की स्पीड है वो 300 मेगाहर्ट्ज है, तो इट्स मीन्स कि वो 300 मिलियन टाइम्स एवरी सेकंड जो है उसकी टिक्स हो रही हैं, ऑन एंड ऑफ जो है ट्रांजिस्टर्स हो रहे हैं, विच मीन्स के कंप्यूटर जो है इतनी फास्टली जो है वो वर्क कर रहा है।
तो इट्स मीन्स कि अगर जो है आप गीगाहर्ट्ज़ में यूज़ कर रहे हैं, आपका जो क्लॉक साइकिल है वो या फिर कंप्यूटर का इंटरनल क्लॉक जो है वो गीगाहर्ट्ज़ में है, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली या फिर ज़्यादा फास्टली जो है वो आपका पीसी रन करेगा। द फास्टर अ पीसी's क्लॉक रन, द मोर इंस्ट्रक्शंस द पीसी कैन एग्जीक्यूट ईच सेकंड। तो जितना फास्टर आपका क्लॉक रन करेगा उतनी फास्टली जो है आपकी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी कमांड्स पीसीस के पास होंगी उनको ज़्यादा वो फास्टली जो है वो कर सकेगा एग्जीक्यूट। तो ये था कंप्यूटर इंटरनल क्लॉक जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है कंप्यूटर का क्लॉक डिपेंड करता है प्रोसेसिंग स्पीड पर, कि अगर जो है हम उसका क्लॉक साइकिल जो है उसका कम होगा, हर्ट्ज़ में होगा तो वो स्लोअर वर्क करेगा, अगर मेगाहर्ट्ज़ में होगा तो उससे फास्टर होगा, इसी तरह से गीगाहर्ट्ज़ होगा तो वो बिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड उसका क्लॉक जो है वो टिक्स करेगा। उसमें जो है ज़्यादा जो है एफिशिएंटली वर्क करेगा वो। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाता है बस का। अ बस इज़ अ पाथ बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ट्रैवल अलोंग दीज़ पाथ्स। तो जो बस होती है उसमें एक पाथ होता है बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर हार्डवेयर्स के दरमियान पाथ्स होते हैं, ठीक है, जो कि डाटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को ट्रैवल करवाते हैं इन पाथ्स के थ्रू। देयर आर टू मेन बसेस इन अ कंप्यूटर। फर्स्ट वन आ जाता है इंटरनल बस जिसे हम सिस्टम बस भी कहते हैं, और सेकंड वन आ जाता है द एक्सटर्नल बस या फिर एक्सपेंशन बस। फर्स्ट वन है इंटरनल बस जिसे हम सिस्टम बस भी कहते हैं। द सिस्टम बस resides on the motherboard and connects the CPU to other devices that resides on the motherboard। तो ये जो है सिस्टम बस जो होती है ये मदरबोर्ड में जो है सीपीयू को कनेक्ट करवाती है अदर डिवाइसेस के साथ, जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। द सिस्टम बस कंसिस्ट ऑफ डाटा बस एंड एड्रेस बस। अब जो सिस्टम बस है या फिर एड्रेस बस है, उसमें 2 फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, डाटा बस और एड्रेस बस। और यहाँ पर सेकंड बस की जो मेन बस है वो आ जाती है एक्सटर्नल बस जिसे हम एक्सपेंशन बस भी कहते हैं। एन एक्सपेंशन बस कनेक्ट्स एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज़ कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम एंड सो ऑन। तो ये 2 तरह की जो है मेन बसेस थी कंप्यूटर बसेस। फर्स्ट वन आ जाती है इंटरनल बस जिसे हम सिस्टम बस कहते हैं, और सेकंड वन आ जाती है एक्सपेंशन बस जिसे हम एक्सटर्नल बस भी कहते हैं। तो जो सिस्टम बस है वो सीपीयू को कनेक्ट करवाती है मदरबोर्ड में जितने भी डिवाइसेस होती हैं उनके साथ, और जो एक्सटर्नल बस है या फिर एक्सपेंशन बस है वो कनेक्ट करवाती है अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ। मीन्स के कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉडेम हो गया, उनको जो है वो सीपीयू के साथ कनेक्ट करवाती है। तो ये थे दोनों में डिफरेंस सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डाटा बस जो हमने इंटरनल बस में देखा था। उसकी फर्स्ट टाइप है डाटा बस। डाटा बस अब क्या करती है, द डाटा बस इज एन इलेक्ट्रिक पाथ दैट कनेक्ट्स द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस ऑन द मदरबोर्ड। तो जो डाटा बस है वो एक इलेक्ट्रिक पाथ है, वायर्स होती हैं, सेट ऑफ वायर्स होता है जो कनेक्ट करवाता है सीपीयू को मेमोरी के साथ और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस जो मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं। Actually, the bus is group of parallel wires. The number of wires in the bus affects the speed at which data can travel between hardware components. तो एक्चुअली जो बस होती है ये पैरेलल वायर्स होती हैं, सेट ऑफ वायर्स होती हैं, ठीक है, जो कि अगर इसमें ये डिपेंड करता है इसकी स्पीड के, अगर जो है नंबर ऑफ वायर्स आपकी ज़्यादा होंगी तो ये जो है बस की स्पीड को अफेक्ट करेंगी, डाटा जो है वो फास्टली ट्रैवल कर सकेगा बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अगर जो है उसमें वायर्स जो हैं कम हैं तो वो जो है वो स्लोअर ट्रैवल करेगा डाटा। ईच वायर कैन ट्रांसफर 1 बिट ऑफ डाटा एट अ टाइम। एन 8 वायर बस कैन ट्रांसफर 8 बिट्स एट टाइम विच इज़ अ फुल बाइट। तो हर जो वायर है वो 1 बिट ऑफ डाटा जो है एट अ टाइम ट्रांसफर करवा रही होती है। इसी तरह से अगर किसी बस में जो है 8 वायर्स फॉर एग्जांपल यूज़ हो रही हैं तो वो जो है 8 बिट्स डाटा एट अ टाइम ट्रांसफर करवाएंगी फ्रॉम सीपीयू टू अदर कंपोनेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट है द डाटा बस width determines how many bits can be transmitted between the CPU and other devices।
तो इसी तरह से जो भी वायर की विड्थ होगी या डाटा बस की विड्थ होगी, वो डिटरमाइन करेगी कि कितनी बिट्स जो हैं वो ट्रांसमिट होनी है बिटवीन सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस। सीपीयू से अदर डिवाइसेस या फिर अदर डिवाइसेस से सीपीयू, कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र होनी है, ये डिपेंड करता है डाटा बस पर, उसकी विड्थ पर। कि जितनी ज़्यादा हम वायर्स यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा उसमें वायर्स होंगी, उतना ज़्यादा जो है डाटा हम एट अ वन टाइम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। Like the processor, the bus speed is measured in megahertz because it has its own clock. तो प्रोसेसर की तरह बस स्पीड भी हम मेगाहर्ट्ज़ में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जो बस है उसका अपना एक जो है इंटरनल क्लॉक होता है। नेक्स्ट आ जाता है एड्रेस बस, जो कि सेकंड टाइप थी उसकी इंटरनल बस की। द एड्रेस बस इज़ अ सेट ऑफ वायर्स सिमिलर टू द डाटा बस। ये भी सिमिलर होती हैं एड्रेस बस भी डाटा वायर्स की तरह। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? द एड्रेस बस कनेक्ट्स ओनली सीपीयू एंड रैम एंड कैरीज ओनली मेमोरी एड्रेसेस। तो ये जो है जस्ट मेमोरी एड्रेसेस को लेकर जाएंगी, उनको उनकी ट्रांसमिशन करवाएंगी सीपीयू से रैम और रैम से सीपीयू। ये जो है डाटा की ट्रांसमिशन नहीं करवाएंगी, डाटा ट्रांसफ़र नहीं करवाएंगी, एड्रेस बस जस्ट एड्रेस लेके जाएगी, और डाटा बस जो है वो डाटा लेके जाएगी फ्रॉम सीपीयू टू अदर डिवाइसेस या फिर अदर डिवाइसेस से सीपीयू। तो ये जो है डाटा बस हो गया या फिर एड्रेस बस हो गया, इनकी विड्थ पर डिपेंड करता है कि उन्होंने जो है कितना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करवाना है। तो 1 वायर जो होती है, वो जो है 1 बिट डाटा ट्रांसफ़र करवाती है। इसी तरह से जो 8 बिट्स होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बस है, उसमें 8 वायर्स हैं, तो वो 8 बिट्स जो है एट अ टाइम डाटा ट्रांसफ़र उसके थ्रू 8 बिट्स जो है डाटा ट्रैवल कर सकेगा। इसी तरह से डिफरेंट जो है बस की टाइप्स हैं, जैसे पीसीआई हो गया, जिसे पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफ़ेस कहते हैं, व्हिच कनेक्ट्स मोडेम्स एंड साउंड कार्ड्स, फाउंड इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो ये जो है मोडेम्स या फिर साउंड कार्ड्स को कनेक्ट करवाती हैं सीपीयू के साथ। इसी तरह से एजीपीज़ हैं, जिन्हें एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट कहा जाता है, व्हिच कनेक्ट्स वीडियो कार्ड टू मदरबोर्ड, जो वीडियो कार्ड्स को कनेक्ट करवाती हैं मदरबोर्ड के साथ। दीज़ आर आल्सो फाउंड इन ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स। तो ये भी मॉडर्न कंप्यूटर्स में आ रही हैं एजीपीज़ भी। नेक्स्ट फर्दर हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसे यूएसबी कहा जाता है। यूएसबी कनेक्ट्स एक्सटर्नल डिवाइसेस, इसके थ्रू जो है हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। अलाउज अप टू 127 डिवाइसेस, इसके थ्रू जो है हम अप टू 127 डिवाइसेस जो हैं कनेक्ट करवा सकते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस, जिसमें कैमरास हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक्सटर्नल डिवाइसेस जो हैं यूएसबी के थ्रू हम कनेक्ट करवा सकते हैं यूएसबी बस के थ्रू। इसी तरह से नेक्स्ट है पीसी कार्ड यूज्ड ऑन लैपटॉप्स। डिवाइसेस आर द साइज ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। तो ये जो है पीसी कार्ड्स जो हैं ये आमतौर पर लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं, जो कि इनका जो साइज़ है वो क्रेडिट कार्ड जितना होता है। इसके अलावा आईएसएस हैं, जिन्हें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसके थ्रू जो है हम 16 बिट डाटा बस होती है इसमें, 16 बिट्स जो है वो हम मूव करवा सकते हैं, ट्रैवल करवा सकते हैं। तो these devices connect slower devices such as modems and input devices to the CPU। तो इनके थ्रू जो है हम modems या फिर different input devices को CPU के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर आ जाता है फिफ्थ फैक्टर, कैशे मेमोरी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने मेमोरी के बारे में डिस्कस किया था। तो कैशे मेमोरी क्या है? कैशे मेमोरी इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी दैट होल्ड्स द मोस्ट रिसेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन लोडेड बाय द सीपीयू। तो इनके थ्रू जो है ऐसी इंस्ट्रक्शंस या डाटा मोस्ट रिसेंट इंस्ट्रक्शंस जो है जो सीपीयू पर लोड हुई होती हैं, वो उनको जो है विद हाई स्पीड जो है वो उनको स्टोर किया जा सकता है। कैशे इज लोकेटेड डायरेक्टली ऑन द सीपीयू और बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। कैशे जो है या तो सीपीयू में होती है या फिर जो है बिटवीन सीपीयू एंड रैम लोकेट होती है, मेकिंग इट फास्टर देन नॉर्मल रैम। ये जो है रैम से इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। मोस्ट कंप्यूटर्स हैव सेवरल कैशेज। कंप्यूटर्स में जो है सेवरल कैशेज हो सकते हैं। लेवल वन होल्ड्स रिसेंटली यूज्ड डाटा, जिसमें लेवल वन कैशेज जो हैं वो रिसेंटली यूज्ड डाटा को होल्ड करते हैं। लेवल टू होल्ड्स अपकमिंग डाटा, जो अपकमिंग डाटा होता है लेवल टू उनको होल्ड करता है। इसी तरह से लेवल थ्री जो है
होल्ड्स पॉसिबल अपकमिंग डाटा। तो लेवल 3 जो होगा, लेवल 3 कैशे जो होता है वो अपकमिंग डाटा जो पॉसिबल है कि अपकमिंग आने वाला डाटा जो होगा वो ये होगा, उसको होल्ड करता है लेवल 3। द अमाउंट ऑफ कैशे मेमोरी हैज़ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन द कंप्यूटर स्पीड। तो ये जो है कैशे मेमोरी की अमाउंट जो है वो इफ़ेक्ट करती है प्रोसेसिंग स्पीड पर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स देखे जो कि प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, उनको जो है अफेक्ट करते हैं। हम जो है जैसे ही इनका साइज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं, प्रोसेसिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसमें जो है हमने 5 डिफरेंट फैक्टर्स देखे।